के बिहार चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव के दंगल की हम आपको बात बताने जा रहे हैं, जिसमें प्रचार का शोर आज पूरी तरह से थम गया है। 11 नवंबर को दूसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग होगी और उससे पहले आज प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी से लेकर विपक्ष तक के स्टार प्रचारकों ने बिहार के रण में जमकर हुंकार भरी। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। बिहार में आज चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरह से थम गया है। 11 नवंबर को दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग से पहले आज बिहार के दंगल में बीजेपी के दिग्गजों ने एक बार फिर दम दिखाया। बिहार के चुनावी रण में प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी ने धुआंधार 4 जनसभाएं की। सीएम योगी ने रविवार को 4 जनसभाएं कर बीजेपी और एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाया। इस तरह सीएम योगी ने अब तक कुल 31 चुनावी जनसभाएं और 1 रोड शो किया, जिसमें महागठबंधन पर जमकर वार किया। उत्तर प्रदेश के अंदर न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। आज यूपी में कोई समस्या नहीं। बहन और भाइयों, वहां पर पहले से ही हमने बोल रखा है, अगर बेटी की सुरक्षा और व्यापारी की सुरक्षा में किसी ने सेंध लगाया तो मान करके चलो कि यमराज के घर का रास्ता उसका पक्का। अगर गरीब की जमीन पर कब्जा किया तो मान करके चलो कि बुलडोजर फिर तैयार है उसकी हड्डी पसली एक करने के लिए। सीएम योगी ने अररिया की सिकटी विधानसभा और नरपतगंज विधानसभा, छातापुर विधानसभा के साथ ही मधुबनी जिले की विस्पी विधानसभा सीट पर प्रचार किया। कांग्रेस आरजेडी के साथ समाजवादी पार्टी को रामद्रोही बताया। ये कांग्रेस के लोग, ये आरजेडी के लोग रामद्रोही हैं। ये लोग करते थे, ये कहते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे राम तो है ही नहीं। अरे राम नहीं हुए तो मां जानकी। लेकिन ये लोग झुठलाते थे। कांग्रेस के लोग बोलते थे कि राम मंदिर कभी नहीं बन पाएगा। आरजेडी के लोगों ने राम मंदिर के रथ यात्रा को रोका था। इनका सहयोगी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई ऐसे बड़े बयान दिए जिसने बीजेपी का पलड़ा भारी कर दिया। विपक्ष भी इन्हीं बयानों के इर्द गिर्द घूमता नजर आया। उन बयानों की बात करें तो उसमें अप्पू पप्पू और टप्पू वाला बयान खूब छाया रहा। इसके साथ ही बुलडोजर माफियाओं का कचूमर निकाल रहा है वाला बयान भी चर्चा में रहा। सीएम योगी ने कहा था कि एनडीए की जीत से गुलामी के निशान मिट जाएंगे और जंगल राज खत्म, अब बिहार में सब ठीक बा। महागठबंधन ने बिहार के गौरव को लूटा। महागठबंधन चला रहा विकास बनाम बुरखा का षड्यंत्र। बिहार की सुरक्षा को घुसपैठियों से खतरा है। बिहार घुसपैठियों के लिए धर्मशाला नहीं बनने देंगे। लाल सलाम नहीं, अब जय श्री राम के नारे लगेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बिहार के रण में विपक्ष के खिलाफ हुंकार भरी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा में रोड शो किया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बिहार की जनता सुशासन और विकास के लिए वोट करेगी। चुनाव प्रचार के आज आखिरी दिन थोड़ा समय मिला और माता जानकी के जन्म स्थान पर दर्शन करने का सौभाग्य मिला। यहाँ मैं पहली बार आया हूँ। हमारे लिए ये एक अलग प्रकार का आनंद भी है, अनुभव भी है। ये हमने अयोध्या से भी देखा, बनारस से भी देखा, बाबा महाकाल के महालोक उज्जैन मध्य प्रदेश से भी। धार्मिक पर्यटन के आधार पर हर वर्ग के लोगों का कितना भला हो सकता है। कांग्रेस और उनके साथ वाले तो कभी नहीं करते ऐसा, जो उनको पता नहीं क्या हिंदू धर्म के मान बिंदुओं से सदैव उनका अलग दृष्टिकोण रहता है। बिहार में प्रचार थम गया है। 11 नवंबर को दूसरे और अंतिम चरण का मतदान होगा और 14 नवंबर को जनादेश सामने आएगा। उससे पहले आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार जारी है। साथ ही हैं जीत के दावे भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में कुल 20 रैलियों में सियासी जोर आजमाइश के बाद अखिलेश यादव की नजरें अब उड़ीसा पर हैं। ऐसे में सवाल है कि अखिलेश यादव किन सियासी मंसूबों को पूरा करने में जुटे हैं। अखिलेश यादव ने अचानक से उड़ीसा की राजनीति में क्यों रुचि बढ़ा दी है, देखिए इसी पर यह रिपोर्ट।
बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार का शोर खत्म हो गया है। यहां महागठबंधन के लिए एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुल 20 रैलियों को संबोधित कर दमखम दिखाया। अब इसके बाद बारी है उड़ीसा की। अखिलेश यादव उड़ीसा में हो रहे विधानसभा उपचुनावों में अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। दरअसल इन दौरों के जरिए अखिलेश यादव की पार्टी का खास मकसद है। इसके जरिए न सिर्फ पार्टी का विस्तार करने का प्लान है, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भी भरना है। पिछलों को सम्मान मिल ही रहा है, हक ही नहीं मिल रहा है। और अपने आदिवासी भाइयों को हम कहना चाहते हैं, अपनी बहनों को कहना चाहते हैं, हमारे पीडीए में एक का मतलब आदिवासी भी है। दरअसल उड़ीसा के नौपाड़ा विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने रमाकांत हाथी को प्रत्याशी बनाया है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि समाजवादी पार्टी दूसरे राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर राज्यव्यापी पार्टी होने का तमगा हटाना चाहती है, इसलिए विस्तार पर बल दिया जा रहा है। तो पूरे देश में जो चुनाव होता है, ये उसका 6% मतदान वोट आपको मिलता है, जिस पार्टी को उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। तो ये जो क्रम चल रहा है वो अखिलेश यादव का, कि वो पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिलाना चाहते हैं, और जिसका सितंबर 2023 के राष्ट्रीय अधिवेशन में संकल्प लिया गया था। ये मैं समझता हूं कि वही राजनीतिक तैयारी है, और वो पीडीए के जरिए इसको हर राज्य में पीडीए को मुद्दा बना करके अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का भी ये मानना है कि दूसरे राज्यों में संगठन तैयार रहने से उसे भविष्य में फायदा मिलेगा। राज्य स्तरीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी की तरफ भी कदम आगे बढ़ा सकेगी पार्टी। खुद को न सिर्फ विस्तार देना चाहती है, बल्कि उत्तर प्रदेश से बाहर निकल करके राज्यव्यापी पार्टी का तमगा भी हटाना चाहती है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अब बात राहुल गांधी को लेकर उठे विवाद की। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर के बाद राहुल गांधी पचमढ़ी की खूबसूरत वादियों में जंगल सफारी के लिए पहुंचे, लेकिन बिहार चुनाव के बीच राहुल की जंगल सफारी पर सियासी पारा हाई हो गया। बीजेपी ने तंज कसते हुए राहुल गांधी को लीडर ऑफ पर्यटन बता डाला, तो कांग्रेस ने यह कहते हुए पलटवार किया कि राहुल गांधी की इसी खासियत से बीजेपी और संघ परेशान है। देखिए रिपोर्ट। जंगल सफारी पर सियासत भारी। बिहार में चुनाव, नेता प्रतिपक्ष पर सवाल। राहुल गांधी की जंगल सफारी पर क्यों बवाल? मध्य प्रदेश कांग्रेस को बूस्टअप करने पहुंचे राहुल गांधी का अब ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, और इस वायरल वीडियो पर बीजेपी ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल शनिवार को हिल स्टेशन पचमढ़ी में कांग्रेस के संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए थे। राहुल गांधी रविवार सुबह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बाग देखने के लिए नीमघाम में जंगल सफारी करने पहुंचे। पनार पानी गेट पर पहुंचकर वो अपने काफिले से उतरकर सुरक्षा कर्मियों के साथ जंगल में चलने वाली जिप्सी में बैठे और सफारी का आनंद लिया। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार चुनाव छोड़कर राहुल गांधी जंगल सफारी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर पीसी शर्मा का कहना है कि यही खासियत है राहुल गांधी की, जिससे बीजेपी परेशान है। राहुल गांधी जी तेजस्वी यादव के साथ गलवहियां करते हुए ये दावा करते आए हैं कि बिहार में वो सरकार बनाएंगे, और चुनाव के बीच में ही राहुल गांधी जी जंगल सफारी के मजे ले रहे हैं। कल वो पचमढ़ी में आए और जंगल सफारी में ऐशो आराम के लिए उन्होंने समय निकाल लिया। यही तो खासियत है राहुल गांधी, जिससे बीजेपी और संघ परेशान है। आज अगर वो पचमढ़ी में थे तो आज ही वो बिहार में होंगे। अभी रवाना हो चुके हैं भोपाल से बिहार के लिए, जहां
सभाएं संबोधित करेंगे। जो लास्ट का फेज का वो है, ये ओमनी प्रेजेंट नेता है जो मध्य प्रदेश में भी प्रेजेंट है और बिहार में भी प्रेजेंट, इसी से परेशान है। तो एक तरफ जंगल सफारी का ये वीडियो, तो वहीं दूसरी ओर अब इस वीडियो पर कांग्रेस को सफाई देनी पड़ रही है। फिलहाल देखना होगा कि राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे का कितना फायदा पार्टी को पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रशांत किशोर ने कथित वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी को तगड़ा जवाब दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि इससे बिहार के लोगों का लेना देना नहीं है, बिहार में यह मुद्दा न था ना है। देखिए रिपोर्ट। चोरी का मामला बिहार में आप लोग भी जान रहे हैं कि कभी ना मामला था ना है। वोट चोरी को राहुल गांधी ने बिहार चुनाव का मुद्दा बनाया। राहुल गांधी ने हर सभा में वोट चोरी का मुद्दा उठाया और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। अब वोट चोरी के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। सुपौल में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में वोट चोरी का मुद्दा न कभी था और न ही है। बिहार के लोगों को वोट चोरी से क्या लेना देना। पीके ने राहुल गांधी पर सवाल खड़े करते हुए कहा, अगर वोट चोरी मुद्दा है तो चुनाव आयोग को घेरिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। इसके लिए बिहार चुनाव को क्यों हाईजैक कर रहे हैं। बिहार में कोई आपको मिला अभी रास्ते में कि मेरा वोट कट गया है? जब किसी का वोट कटा ही नहीं है तो क्या आप वोट चोरी बात किए जा रहे हो? भाई वोट चोरी का मामला है अपना दिल्ली में, अगर मामला है इलेक्शन कमीशन को घेरिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, देश भर में एजिटेशन कीजिए। बिहार के इलेक्शन को क्यों हाईजैक कर रहे हो उसमें? विपक्ष लगातार वोट चोरी के मुद्दे पर एनडीए को घेर रहा था, लेकिन पीके ने साफ कह दिया है कि बिहार के लोगों को वोट चोरी से क्या लेना देना। प्रशांत किशोर के इस बयान पर सियासत सुलग चुकी है। कमाल की बात है ये तो, वोट चोरी से इनका कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड के लोग बिहार की सरकार चुन दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग बिहार की सरकार चुन दे रहे हैं, हरियाणा राजस्थान के लोगों को लाके जगह जगह वोटर बना दिया गया है, वो बिहार की सरकार चुन दे रहे हैं और बिहारियों का नाम काट के हटा दिया गया है। भाजपा के खेमे में बेचैनी है और आप भाजपा के खेमे की बेचैनी को कम करने की कवायद में जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं प्रशांत किशोर पांडे जी, वो राजनीति अब बिहार की जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जिस प्रकार से बिहार चुनाव के दरमियान राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए उपयोगी साबित नहीं हुए, ठीक वैसे ही पीके जो राजनीति को पूंजीवाद के नजरिए से देखते हैं और व्यापार के लिए राजनीति को एक जरिया बना लिया है। मैं समझता हूं कि इन दोनों नेताओं को बिहार की जनता ने नकार दिया है। जहां तक वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी को प्रशांत किशोर ने घेरा है, यह बिल्कुल सही है। बिहार में वोट चोरी नहीं हो रही है और यह यहाँ कोई मुद्दा भी नहीं है। जहां तक बेहतर शिक्षा और रोजगार देने की बात है, इसकी चिंता की जरूरत प्रशांत किशोर जी को नहीं है। वह युवाओं को गुमराह करने की कोशिश न करें। प्रशांत किशोर ने वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी को बड़ी चुनौती दी। प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार चुनाव को वोट चोरी की बहस से हाईजैक ना करें। राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों से बार बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पीके ने ये कहकर बिहार के लोगों को वोट चोरी से कोई मतलब नहीं है, राहुल गांधी को तगड़ा जवाब दे दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। देश की सुरक्षा एजेंसियों और हरियाणा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। विदेशी धरती से 2 मोस्ट वांटेड को गिरफ्तार किया गया है और अब उनकी भारत वापसी की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जॉर्जिया में पकड़ा गया वेंकटेश गर्ग और अमेरिका में दबोचा गया भानु राणा। देखिए इसी पर ये रिपोर्ट। अपराध के इंटरनेशनल नेटवर्क पर शिकंजा, अमेरिका से जॉर्जिया तक सुरक्षा एजेंसियों का एक्शन, क्राइम चेन के खिलाफ ऑपरेशन किल। ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि अपराध की दुनिया पर सबसे बड़ी चोट है। हरियाणा पुलिस और देश की सुरक्षा एजेंसियों के साझा अभियान ने क्राइम के इंटरनेशनल नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में एक और कामयाबी हासिल की है। इस कार्रवाई के दौरान शिकंजे में आया पहला नाम है वेंकटेश गर्ग, जिसे जॉर्जिया से शिकंजे में लिया गया है, यानी वो नाम जिसने दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा को बारूदी खेल के जरिए दहला रखा था। नारायणगढ़ का रहने वाला ये गैंगस्टर फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश भागा और वहां से शूटर सप्लाई, गुगाही और टारगेटेड फायरिंग का पूरा सिंडिकेट चलाने लगा।
दिल्ली में बिल्डर पर 15 राउंड फायरिंग करने वाले शूटर इसी नेटवर्क से जुड़े थे। जॉर्जिया उसका नया हेडक्वार्टर था, जहां से वो कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के साथ पूरा ऑपरेशन कंट्रोल करता था। जॉर्जिया में बैठा गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग आखिर कैसे दिल्ली एनसीआर में हो रही ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदातों को ऑपरेट कर रहा था, कैसे वो भारत में अपने गुर्गों को निर्देश दे रहा था और कैसे वो आपराधिक वारदातों को विदेशी धरती से अंजाम दिला रहा था, ये सब कुछ हम आपको बताते हैं। दरअसल सूत्रों के हवाले से पता चला कि वेंकटेश गर्ग ने उत्तरी भारत के युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए भर्ती अभियान की तरह जोड़ रखा था। जॉर्जिया से वीडियो कॉल पर इंटरव्यू, पहले एडवांस पेमेंट और फिर शूटर बनकर भारत में हथियार बंद वारदातें। कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के साथ उसकी एक इंटरनेशनल टीम बनी हुई थी जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और एनसीआर के कई हिस्सों में उगाई करती थी। गुरुग्राम की वीएसपी नेता की हत्या से लेकर कई बड़े केस उसी की प्लानिंग का हिस्सा बताए जा रहे हैं। और अब कहानी का वो दूसरा चेहरा, वो गैंगस्टर जो अमेरिका में बैठकर लॉरेन बिश्नोई गैंग के साथ लगातार अवैध हथियारों के एक बड़े कारोबार को अंजाम दे रहा था। करनाल का रहने वाला भानु राणा भारतीय गैंगस्टर दुनिया का वो नाम जिसे अमेरिका में हिरासत में लिया गया। भानु राणा लंबे वक्त से शूटरों और दूसरे गैंगों को हथियार सप्लाई करता था। एसटीएफ ने उसके आदमियों से हैंड ग्रेनेड, पिस्टल और गोला बारूद बरामद किया था और खुलासा हुआ था कि भानु राणा जेल में रहते हुए मोबाइल और सोशल मीडिया से गैंग चला रहा था। पंजाब में हुए ग्रेनेड हमले से उसका लिंक सामने आया और लॉरेंस बिश्नोई से उसकी सीधी कनेक्टिविटी ने इस नेटवर्क को और खतरनाक बना दिया। ये सिर्फ दो गैंगस्टरों की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि विदेशी धरती पर मौजूद अपराध के उस सिंडिकेट पर बड़ा प्रहार है जो भारत में गैंगों को ऑपरेट करता है। जॉर्जिया, अमेरिका, पुर्तगाल, यूके, कनाडा, दुनिया के अलग अलग देशों में करीब 2 दर्जन भारतीय गैंगस्टर बैठे हैं जो दूर से बटन दबाकर भारत में शूटर तैनात करते हैं। इन्हीं में सबसे सक्रिय वेंकटेश गर्ग और भानु राणा थे। जिस वक्त वेंकटेश गर्ग जॉर्जिया से शूटरों की फौज तैयार कर रहा था, उसी समय भानु राणा अमेरिका में बैठकर उन शूटरों को हथियारों की सप्लाई लाइन दे रहा था। 2 महाद्वीप, 2 गैंगस्टर और एक ही मकसद। इनके नेटवर्क की वजह से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में गोलियों की गूंज दर्जनों वारदातों में सुनाई दी। कई गैंग आपस में जुड़े, विदेशों में सेफ हाउस बने और भारत में टारगेट चुनकर फायरिंग की स्क्रिप्ट लिखी गई। इसी खतरनाक चेन को तोड़ने के लिए भारत ने इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू किया। अपराध की दुनिया के खिलाफ हरियाणा पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के एक्शन का डेटा बताता है कि इस साल में हरियाणा पुलिस अब तक 91 अपराधियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी कर चुकी है, जबकि 29 के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। इंटरपोल को 38 रेफरेंस भेजे जा चुके हैं, जबकि 8 ऐसे भगौड़े हैं जिनकी अस्थायी गिरफ्तारी की रिक्वेस्ट भेजी जा चुकी है। गृह मंत्रालय के सीधे निर्देश पर चलाए गए इस इंटरनेशनल अभियान का ये एक और बड़ा धमाका है, जब जॉर्जिया में गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग और अमेरिका में गैंगस्टर भानु राणा को दबोच लिया गया है। दोनों को बहुत जल्द भारत लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और विदेशी धरती पर मौजूद बाकी गैंगस्टरों के लिए भी खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। एजेंसियों को भरोसा है कि जैसे ही 2 नाम भारत की कस्टडी में आएंगे, शूटरों की भर्ती, पैसों की सप्लाई लाइन, हथियारों की तस्करी और विदेशों में बने सेफ हाउस की पूरी ब्लूप्रिंटिंग सामने आ जाएगी। ये गिरफ्तारी सिर्फ 2 गैंगस्टरों की नहीं, बल्कि उस असली कंट्रोल रूम को वापस खींच लाने की है, जहां बैठकर भारत में फायरिंग और उगाई का हर बटन दबाया जाता था। सनातन संदेश के साथ बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा जारी है। दिल्ली के बाद अब हरियाणा में पदयात्रा प्रवेश कर चुकी है, जहां हजारों की तादाद में लोगों ने श्री राम के उद्घोष के साथ पदयात्रा का स्वागत किया। इस पदयात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने हर सनातनी को 7 संकल्प दिलाएंगे। देखिए इस पर रिपोर्ट। एक्टर संजय दत्त, क्रिकेटर शिखर धवन, रेसलर खली, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, एमपी के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। बाबा बागेश्वर की ये सनातनी हुंकार है और हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल स्टार हैं।
चंदन तिलक, भगवा चोला, राम नाम का उद्घोष और हजारों सनातनियों के साथ धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं। दिल्ली से निकली पदयात्रा ने जब हरियाणा के फरीदाबाद में एंट्री मारी तो सारा माहौल भगवामय हो गया। हजारों की तादाद में हाथों में भगवा ध्वज लिए लोग जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों के साथ आगे बढ़े। भीड़ में धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए लोगों ने सुरक्षा घेरे तक को तोड़ दिया। पदयात्रा के तीसरे दिन अनिरुद्धाचार्य भी इसमें शामिल हुए। हिंदू समाज को एकजुट करने की ये मुहिम है। ये न किसी के खिलाफ है और न ही इसका कोई राजनीतिक मकसद है। पदयात्रा का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, समाज में सद्भाव, एकता का आह्वान, हिंदू राष्ट्र की मांग। साथ ही दावा के हिंदू राष्ट्र बनने तक न रुकेंगे, न थकेंगे और न झुकेंगे। धक्का लगेगा, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, कई बार तुम्हें कंबल ना मिलेंगे, पर तुम डटना नहीं, तुम हटना नहीं, डटना, तुम उलझना नहीं, सुलझना, तुम चलते रहना, क्योंकि चलोगे नहीं तो हिंदू एक नहीं होगा, और हिंदू एक नहीं होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। यात्रा के तीसरे दिन बाबा बागेश्वर ने सभी भारतीयों से सेना को दान देने की अपील की ताकि देश को तोड़ने वाली ताकतों का मुंह तोड़ा जा सके। बहुत उत्साह है इस देश के 80 करोड़ हिंदुओं के लिए, देश के लिए, और आज का दिन खासकर हमने आह्वान किया कि प्रत्येक भारतीय सेना को डोनेशन दे ताकि देश और शक्ति संपन्न भारतीय आर्मी हो सके और देश को तोड़ने वाली ताकतों के मुंह पर जवाब दे सके गोला और बारूद से। 10 दिन में करीब 150 किलोमीटर का सफर, सनातन एकता का संदेश और संकल्प के 7 वचनों के साथ धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू एकता की नई परिभाषा गढ़ने जा रहे हैं। मकसद है हिंदू राष्ट्र, हिंदू एकता, राष्ट्र प्रेम, छुआछूत भेदभाव मुक्त भारत। पदयात्रा का ये पथ भले ही सीमित हो लेकिन भाव अनंत है, जिसके जरिए बाबा बागेश्वर हर सनातनी को 7 संकल्प दिला रहे हैं। पहला संकल्प यमुना की सफाई, दूसरा संकल्प ब्रज के मंदिरों की सुरक्षा, तीसरा संकल्प सामाजिक समरसता हो, चौथा संकल्प भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, पांचवा संकल्प गौ माता राष्ट्र माता हो, छठवां संकल्प लव जिहाद बंद हो, सातवां संकल्प तलवार नहीं विचारों की क्रांति लिखें। बाबा यात्रा से दंगा होगा, हमका दंगा वाले ठटरी के बड़े दूसरे हैं, इसमें गंगा बहेगी। ये दंगा के लिए नहीं, गंगा के लिए पदयात्रा है। ये तनातनी के लिए नहीं, सनातनियों के लिए पदयात्रा है। हम किसी के विरोध में नहीं हैं, हमें मुसलमानों से भी दिक्कत नहीं, ईसाइयों से भी दिक्कत नहीं, पर यदि वो गजवाए हिंद कहेंगे तो हम भगवाए हिंद बना के रहेंगे। 7 नवंबर से शुरू हुई बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा 16 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों के जुड़ने का दावा किया जा रहा है। इस पदयात्रा के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री का 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने का संकल्प है। पदयात्रा दिल्ली हरियाणा से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। ब्रज में प्रवेश करते ही धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा में कई संत और अभिनेता भी शामिल होंगे। दावा है कि पदयात्रा से ऐसी अलख जगेगी जिसे बुझाना मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।